Why the old man of the village were sitting there in the back of the room. तो ये फ्रेंड्स कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि अब मेरी समझ में आया कि ये जो विलेज के लोग, गांव के लोग पीछे बेंचेस पे बैठे हुए थे रूम के अंदर, इसकी वजह अब मेरी समझ में आई. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. ये जो सब लोग आए थे ये बहुत ज़्यादा दुखी थे कि इनको जो है ये अब स्कूल, यानी इनके बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाएंगे या ये अब स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर. ये जो उनका तरीक़ा था ये हमारे मास्टर का शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा था. फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री. और इस तरीके के ज़रिए से वो जो हमारे जो सर थे एम हैमेल, उनकी जो 40 years की फेथफुल सर्विस थी, बहुत ही यानी जिम्मेदारी के साथ, भरोसे के साथ उन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया, उसके लिए ये थैंकफुल थे. थैंकिंग करने के लिए आए थे, शुक्र अदा करने के लिए आए थे, उनका शुक्रिया अदा, और उनकी रेस्पेक्ट अपने ज़रिए से सब जमा होके उनकी रेस्पेक्ट यानी कि अपने कंट्री के लिए जो उनके दिल में रेस्पेक्ट थी उस सब के लिए वो यहाँ पे आए थे. दैट वाज देयर्स नो मोर. और इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इन सारी चीज़ों को मैं सोच ही रहा था. आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम पुकारा गया क्लास के अंदर. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरा नंबर था रिसाइट करने का, पढ़ने का. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. यानी हर तरह से मैंने कोशिश की, तैयारी की कि मैं जो खतरनाक ड्रीडफुल डरावने रूल हैं पार्टिसिपल के वो सब मैं तैयार कर लूं. वेरी लाउड, अच्छी तरह से ज़ोर से बोलूं और क्लियरली जो है मैं पार्टिसिपल्स की सारी चीज़ें सुना दूं. एंड विदाउट वन मिस्टेक, और कोई भी एक गलती ना करूं, इसके लिए मैंने बहुत तैयारी करी. But I got mixed up on the first words and stood there holding. और उसने क्या कहा कि मैं वहाँ पे जो but I got mixed up on the first words and stood there holding my desk. तो क्या हुआ, पहला ही जो लफ्ज़ था, पहला ही शब्द, उसी में गड़बड़ हो गई, वही मेरी ज़बान से नहीं निकल पाया और मैं साइलेंटली जो है अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. तो मैं खड़ा रहा और मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कता रहा. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर को नज़रें उठा सकूं. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा या मुझसे कहते हैं, आई विल नॉट स्कूल यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंड्स, उसने कहा अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा. सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, रोजाना हम ये कहते थे अपने आप से, वाह, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. रोज़ाना हमारे दिल में ये बात रहती थी, ये ख्याल रहता था कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ये वाली चीज़, कोई भी चीज़ हम कल को सीख लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ चुके हैं, कहाँ आ गए हैं. आह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. और उसने कहा इस वक्त जो हम जिस मकाम पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे आ गए खड़े हो गए हैं, ये एल्सेस जो हमारा ज़िला डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत ही इस वक्त इसके लिए ये जो वक्त है परेशानी का वक्त है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि अब क्या होगा, अब कल तक सारी जो लर्निंग है वो बंद हो जाएगी, रुक जाएगी. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट टू यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अब जो फेलोज हैं वहाँ पर, उनको यानी कि उनके पास ये कहने का राइट है, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यानी अब वो ये कह सकते हैं कि अब तुम बहाना कर रहे हो फ्रेंचमैन होने का.
एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और अब ना तो तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम अपनी लैंग्वेज को लिख सको, और ना ही ये राइट रहेगा कि तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सको। अब तुम्हारी यानी लैंग्वेज और कल्चर जब ख़त्म हो जाता है कहीं का, तो वो फिर क्या होता है, उन लोगों की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। और ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए साथ नहीं है, बल्कि हम पूरा एल्सेस जो है, सारे एल्सेस के लोग, उनको क्या है, उनको उनके साथ यही मामला है। यानी रिप्रोच की मीन्स है डियर स्टूडेंट्स, यानी उन सब के साथ यही मामला है, वो सब डिसअपॉइंटेड हैं इस बात से। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न। यानी तुम्हारे पेरेंट्स, यहाँ पे ये एम हैमल कह रहे हैं फ्रांस से, देखो तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कि तुम पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म। वो तो इस बात को प्रेफर करते थे, इस बात को प्रेफरेंस देते थे, तरजीह देते थे कि तुम्हें किसी फार्म पे यानी खेत वगैरह पे, फार्म हाउस पे डाल दें काम करने के लिए, और एट द मिल्स या किसी मिल्स में काम करने के लिए छोड़ दें। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, किस लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और यहाँ पे एम हेमल फिर अपने बारे में बताने लगते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी यानी कि मैं भी इसमें मुलविस हूँ, मैंने भी ऐसा तुम्हारे साथ किया। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को, जो मेरे फ्लावर्स थे, उनको पानी देने के लिए नहीं भेजा? किसके बजाय, के लर्निंग के बजाय। तुम्हें पढ़ाई से उठा के मैंने कहा कि जाओ तुम पौधों को पानी दे दो, फ्लावर्स को पानी दे दो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव। तो और क्या कह रहे हैं, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? मैं तुम्हें क्या करता था, गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं भेज देता था? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इसी तरह से एम हेमल जो है एक चीज से दूसरी चीज पे आते हुए कहाँ पे पहुंच गए, बात करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज की, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन लैंग्वेज है। तो एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगते हैं, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में सबसे खूबसूरत जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। उन्होंने कहा द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ, बेहतरीन, द मोस्ट लॉजिकल, और ये लॉजिकल है, इसके पीछे लॉजिक है, हर सेंटेंस हर वर्ड के पीछे लॉजिक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट। अब क्या कहा, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी रक्षा करें, और जो है इसको गार्ड करें, इसकी हिफाजत करें, और इसको कभी भी ना भूलें, इसको कभी भी ना भुलाएं। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि जब लोग जो है वो गुलामी, स्लेवरी में आ जाते हैं, गुलामी में आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को मजबूती से पकड़े रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे कि उनके हाथ में उनके प्रिजन की, उनके जो है पिंजरे की चाबी मौजूद है। देन ही ओपनड आवर ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और तभी क्या करते हैं, वो फौरन ही एक ग्रामर का लेसन खोलते हैं और हमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि मुझे ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। ऑल ही सेड सीम टू इजी, ऑल ही सेड सीम टू इजी, सो इजी। तो अब वो क्या कहते हैं, फ्रांस क्या कहता है कि जो भी कुछ उन्होंने कहा, जो भी कुछ उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, वो क्या था, बहुत ज़्यादा आसान, मुझे बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था। सो इजी, आई थिंक टू
that I had never listened so carefully. और बिल्कुल मैं ये सोचने लगा कि मैंने इतना ज़्यादा केयरफुली ध्यान पूर्वक कभी भी नहीं सुना इतने इंटरेस्ट के साथ. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और आज उनका एम हेमल सर का भी जो अंदाज था एक्सप्लेन करने का, हर चीज़ को बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि जैसे ये शख्स आज जाने से पहले ये चाहता है कि जो कुछ वो जानता है वो सब कुछ हमें बता दे. And to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लगता था कि ये सारी जो इनको नॉलेज है वो हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में जो है वो एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में सब दाखिल कर दे, हमें सब समझा दे, सब बता दे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमें क्या मिला? राइटिंग का एक लेसन मिला. दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन एम हेमल हमारे लिए क्या लेके आए थे? नई नोटबुक्स, कॉपीज लेके आए थे. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. और वो जो कि लिखी हुई थी बहुत ही बेहतरीन राइटिंग के साथ. फ्रेंड्स एल्सिस, फ्रेंड्स एल्सिस. तो जो कॉपियां देते हैं उन पे क्या लिखा होता है? फ्रेंड्स एल्सिस, फ्रेंड्स एल्सिस. हर कॉपी पे बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ ये लिखा होता है. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. और वो कॉपियां जो थी जिन पे ये लिखा हुआ था कैसे लगते थे? छोटे छोटे झंडे लगते थे कि क्लास में ये हर तरफ तैर रहे हैं. स्कूल का जो रूम है वो हर तरफ तैर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. और यानी कि वो जैसे कि हमारे हर डेस्क पे रॉड पे वो झंडा लगा हुआ है. यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. हाँ, यानी ये तुम्हें देखना चाहिए था, तुम देखते ये बात कि किस तरह से हर स्टूडेंट अपना काम करने में मशगूल था. एंड हाउ क्वाइट इट वाज. और कितना शांत था हर कोई. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और जो आवाज आ रही थी वो सिर्फ किस चीज की आ रही थी? पेपर पर पेन के चलने की आवाज आ रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लीव इन. और किसकी आवाज थी? कुछ यानी कि बीटल्स जो थे वो भौरे वो अंदर आ गए थे. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन कोई भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस who worked right on tracing their fish hooks. जो कि यानी कि वो भी अपने सर की जो टीचर हैं उसकी कमांड को, उसके हुक्म को पूरा कर रहे थे, उसकी बात सुन के वो भी लिखने लगे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच. और बिल्कुल वो भी ऐसे ही लिख रहे थे, यानी गलत सलत लिख रहे थे लेकिन फिर भी उनका लिखा हुआ ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेंच लिख रहे हों. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. और छत में यानी कि वहाँ रूम में बैठे हुए जो अंदर पिजन्स थे वो क्या कर रहे थे? रूफ पे बैठे हुए जो पिजन्स थे वो क्या कर रहे थे? उनकी आवाज़ भी बहुत धीरे थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. क्या ये भी जो है इनकी भी लैंग्वेज यानी कबूतर की भी जर्मन लैंग्वेज बदल जाएगी? और क्या ये भी फ्रेंच, मतलब ये इमेजिन करने लगा क्या इनसे भी जो है जर्मनी वाले हमारी लैंग्वेज को छीन लेंगे? इवन द पिजन्स, कबूतर भी. ये खुद से सोचने लगा. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Havel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. तो अब क्या कह रहा है कि और जब मैं ऊपर अपनी नज़र उठाता था लिखते लिखते तो मैंने क्या देखा या मैं क्या देखता था कि एम हेमल बैठे हुए हैं मोशनलेस, बिल्कुल कोई हरकत नहीं हो रही है अपनी चेयर पे. एंड गेजिंग, और ताक रहे हैं, घूर के बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं एक एक चीज़ को. एट वन थिंग देन एट अनदर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ को. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. यानी कि ऐसा लगता था जैसे कि वो
अपने माइंड में इन सारी चीज़ों को जो नज़र आ रही हैं सेट करना चाहते हैं, जो कि स्कूल का जो छोटा सा कमरा है इसमें नज़र आ रही हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी फैंसी बड़ी हैरानी के साथ तकरीबन 40 साल से वो यहाँ पे अपनी जगह पे हैं, विद हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो कि विंडो के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने होती थी या है। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ, यानी सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ क्या हुआ था, डेस्क और बेंचेस जो थी वो पुरानी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और गार्डन के अंदर जो वॉलनट ट्रीज थे वो थोड़े से बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का पौधा होता है, creeper plant, it's the creeper plant that he had planted himself, twined about the windows to the roof। और क्या बता रहे हैं ये कि ये होप वाइन, जो एक होप वाइन पौधा था जिसको एम हैमल ने खुद से प्लांट किया था, खुद से लगाया था, वो क्या हो गया था, विंडो से, यानी विंडो को लिपटता हुआ कहाँ पहुंच गया था, रूफ तक, छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब ये कह रहा है, फ्रेंड्स कह रहा है एम हैमल के लिए कि कितनी तकलीफ उसको हो रही होगी, कितना दिल हमारे सर का, एम हैमल सर का जो है दिल टूट रहा होगा इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए। पुअर मैन, यानी ये एम हैमल के लिए कह रहे हैं कि वो कैसे, यानी कि उदासी के साथ इन सारी चीज़ों को छोड़ रहे होंगे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और ऊपर कमरे में जो उनकी सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और वो अपने सामान को, ट्रंक्स को, संदूक को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन किसी दूसरी जगह पे जाना था। कंट्री में, कंट्री कहते हैं गांव को कहते हैं, किसी दूसरे गांव में शिफ्ट होना था, जाना था, वहां से छोड़ना था उनको, वहां से निकलना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन एम हैमल के अंदर कितना करेज था, कितना साहसी थे वो। इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद, इन सारी परेशानियों के बाद, ये सारी चीज़ें उनके सामने थी, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर इतना करेज था कि वो हर लेसन को लास्ट तक बच्चों से सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, क्योंकि ये लोग राइटिंग कर रहे थे, राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का लेसन शुरू कर दिया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, और उसके बाद हमने क्या करा, बिल्कुल बेसिक जो फ्रेंच बेसिक लेटर्स थे उनको हमने चैंट करना, दोहराना शुरू कर दिया। सबने बच्चों की तरह से, बेबीज यानी बच्चों की तरह से दोहराना शुरू कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर had put on his spectacles and holding his primer in both hands, और पीछे रूम के बिल्कुल बैक साइड में, जहां ओल्ड हॉसर, जिनके बारे में पहले ही बात हो चुकी है, यहाँ पे कुछ गांव के बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने, ओल्ड हॉसर ने अपने क्या स्पेक्टेकल्स को लगाया, चश्मे को लगाया, और जो वो प्राइमर, जो फ्रेंच की बेसिक बुक थी, उसको अपने दोनों हाथों में पढ़ा, और क्या करना शुरू कर दिया, दोनों हाथों में पकड़ के, दोनों हाथों में पकड़े हुए थी, और जो उसके लेटर्स बा बी बी बो बू, जिसको वो स्पेल करा रहे थे एम हैमल, वो भी ओल्ड हॉसर भी उनके साथ में उन लेटर्स को बोल रहे थे, उनके पीछे उनको फॉलो कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते थे, तुम लोग, आप लोग देख सकते थे कि उस वक्त वो रो रहे थे। His voice trembled with emotion, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, जैसे कभी कभी बात करते में इमोशनल इंसान हो जाता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है इस तरह से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये बहुत ही ज़्यादा उस वक्त में मजाकिया, उस वक्त में ऐसा लग रहा था, बहुत ही मजाकिया सा लग रहा था, उनको सुनने में बहुत क्या हो रहा था, हम सबको ऐसा, हम चाहते हुए, हमें ऐसा लग रहा था कि हम हंसें, लेकिन ना तो हम हंस पा रहे थे ना ही रो पा रहे थे। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, और वो कह रहा है कि कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है वो लास्ट लेसन,
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। एकदम से क्या हुआ, एकदम से जो चर्च का जो घड़ी थी उसमें क्या बजा, 12 बज गए। देन द एंजेलस, और ये क्या होता है, ये प्रार्थना का टाइम होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और बिल्कुल उसी वक्त पे क्या होता है, पर्शियन सोल्जर्स के भी, पर्शियन आर्मी के भी ट्रम्पेट्स जो बाजे होते हैं वो बजने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्रिल, अपनी प्रैक्टिस से लौट रहे होते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और वो आवाजें हमारी विंडो में आती हैं। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमल खड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वेरी पेल यानी फिक्रमंद और पीले से पड़ जाते हैं। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और वो अपनी चेयर पे जो है वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। और ये फ्रेंड्स कह रहा है कि मैंने इतना यानी कि उनको लंबा कभी नहीं देखा, यानी बहुत, यानी कि वो तन के खड़े हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, माई फ्रेंड्स सैड ही, वो कहते हैं मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, वो लेकिन कुछ बात कह नहीं पाते, उनके गले में जैसे कुछ अटक जाता है। ये उनके इमोशंस होते हैं कि बात उनकी जबान से निकल नहीं पाती है। माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे अपनी बात को नहीं बढ़ा पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, घूमते हैं। टू का पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और सारी ताकत को अपनी समेटते हुए, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और वो इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं जितना कि वो लिख सकते थे। वाइव लॉ फ्रांस, वाइव लॉ फ्रांस, जैसे हम कहते हैं ना कि यानी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत अमर रहे, इसी तरह से फ्रांस अमर रहे, ये लिखते हैं वो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और क्या होता है कि फिर वो खामोश हो जाते हैं और अपना सर वहीं दीवार से लगा लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, वो बिना कुछ कहे हमें क्या करते हैं, हमें हाथ से इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, और वो क्या कहते हैं कि स्कूल खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। बहुत ही इमोशनल चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर है। और एक मज़े की चीज़ ये है कि 12th क्लास का फर्स्ट लेसन है और इसका टाइटल है द लास्ट लेसन। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।